Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रिजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। वेलकम बैक। फिर से शुरुआत करते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे? अभी इसमें हम समझेंगे टेरिटरी। हैं? टेरिटरी का मतलब होता है जब दो महिलाएं एक साथ आ जाती हैं। ये ऐसी दो महिलाएं हैं जो कभी अलग नहीं होती हैं, सीमा और रेखा, है ना। जब सीमा और रेखा आ जाती है तो वो कहलाता है टेरिटरी। अब हमें बिजनेस में टेरिटरी समझना है, क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम जीडीपी का मतलब क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या? सर घरेलू। तो घर कहां तक है आपका? कहां तक की जमीन, कहां तक की के आसमान को आप कहोगे कि मेरा घर है? अब जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम मेजरमेंट की, यानी हमें एक देश की टेरिटरी देखना है, एक देश की सीमा और रेखा देखना है कि एक देश की इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक का मतलब मैंने आपको कल ही बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि जहां पैसा आ रहा है या जा रहा है, इनकम के सोर्स हैं, ऐसे कोई भी काम हो रहे हैं जो पैसे कमाने के लिए हो रहे हैं, वो इकोनॉमी है। ठीक है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब वो टेरिटरी जहां आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से आप अर्निंग का सोच रहे हो, वो क्या है? एक डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी सर दो तरह की हो गई। इसका मतलब एक डोमेस्टिक और दूसरी फॉरेन, है ना। एक कैसी हो गई? डोमेस्टिक और दूसरी फॉरेन। टेरिटरी का मतलब क्या है? कि वो बाउंड्री लाइन जहां से हमारा हक है जहां तक, और जहां पर उसके बाद फिर दूसरे का हक है। तो हवा, पानी, आकाश, पाताल, धरती, जो भी आप जानते हो, सब में आपकी टेरिटरी होती है। जितनी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, चाहे वो पानी में हो, चाहे नॉर्मल जमीन पे हो, उसके ऊपर का आसमान का जितना भी हिस्सा होगा वो भी सब क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा, है ना। अब जैसे अपना भारत देश है, मैं मैप तो बनाऊंगा नहीं, आप ऐसे समझ लो यदि कोई आदमी हिंदुस्तानी ऐसे करके खड़ा हो जाए तो इंडिया का मैप बन जाता है ना, ऊपर से नीचे तक। मतलब हर हिंदुस्तानी, इसीलिए हिंदुस्तान कहा जाता है ये, क्योंकि इसका पूरा मैप कवर हो जाता है ऐसे करके, है ना। पर उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। चलो, हम उल्टे खड़े रहते हैं और अपना नक्शा बनाते हैं, इसलिए कोई भी आके लात देता है और अपन अपने ऊपर कब्जा जमा लेता है। इसको अपने को देखो, टेरिटरी का मतलब समझे थोड़ा बहुत? सीमा और रेखा, कहाँ तक हमारी इकोनॉमिक बाउंड्रीज है, कहाँ तक हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो हमारा हक का है, जिसमें दूसरे का हक नहीं है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने जाओगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इन लेमैन्स लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। राजनीतिक, देखो जब आप मैप लेने जाते हो तो पॉलिटिकल मैप मिलता है ना, और इकोनॉमिकल मैप मिलता है। तो जो वो क्या बोलते हैं उसको, भौतिक ऐसा करके आता है, हिंदी में देखोगे तो उसमें भौतिक
ऐसा करके लिखा आता है मैप भी, है ना। तो जो आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री, हाउ एवर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन ए वाइडर सेंस। जो आपका जहां तक आपकी सीमा रेखा है उसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के अंदर वाइडर सेंस में देखा जाता है, क्योंकि सिर्फ क्षेत्र के साथ साथ आपको ये देखना है कि अर्निंग, आपकी कमाई कहाँ कहाँ हो रही है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है भारत की, पॉलिटिकल फ्रंटियर के साथ में और क्या क्या इंक्लूड करती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या इंक्लूड करती है? शिप एंड एयरक्राफ्ट, शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नेशनल रेसिडेंट बिटवीन 2 or more कंट्रीज। यदि भारतीय आदमी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या शामिल होगा? इंक्लूड्स, आल्सो इंक्लूड्स क्या क्या? शिप्स, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, है ना, शिप्स, एयरक्राफ्ट, वेसल्स। वेसल्स यानी वो जो सामान इधर उधर ले जाते हैं, मच्छी वच्छी वाले लोग यूज करते हैं, वो वेसल्स एक तरह से जहाज ही है। अब यदि ये रेसिडेंट पर्सन इसको ऑपरेट कर रहा है, रेसिडेंट पर्सन ऑपरेट कर रहा है बिटवीन 2 or more कंट्रीज, 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में जो हमारे जहाज चल रहे हैं, वेसल्स चल रहे हैं, और उसको चलाने वाला भारतीय आदमी है, तो वो भी क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। पानी में जो समुद्र में नहा के और नमकीन होने वाला काम है ना, समुद्री रास्ते पर जो जहाज चल रहे हैं हमारे, उसको यदि भारतीय हिंदुस्तानी आदमी चला रहा है, 2 या 2 से, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत नेपाल, लाइक दैट, भारत चीन, है ना, ऐसे समुद्री रास्ते से जो भी जहाज चल रहे हैं और उसको, उसका मालिक यदि कोई भारतीय आदमी है, तो वो क्या कहलाएगा? भारत और रसिया के बीच में, भारत और जापान के बीच में जहाज चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बस उस जहाज का मालिक कौन होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है। तो फिर वो नहीं कहलाएगा, भारतीय नहीं कहलाएगा, फिर इकोनॉमिक टेरिटरी उस कंट्री की कहलाएगा जिसका इंटरेस्ट होगा उस पर। भारतीय आदमी यानी इंटरेस्ट भारत का है। फिर फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स मतलब फिशिंग मछली, वेसल्स ऑयल रिग्स। समुद्र में तुमको मालूम होगा, है ना, समुद्र के नीचे दुकानें ना जो तेल निकालती, मतलब फैक्ट्रियां ना, ONGC वगैरह, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC कंपनी, वो समुद्र के अंदर काम करती ना, तेल निकालती है, है ना। तो ये भी काय में आ जाते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी में। उसके बाद एम्बेसीज, एम्बेसीज समझते हो? एम्बेसीज, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री। सर वो समुद्र के नीचे वो वायरिंग भी फैली हुई है ना, लोकेटेड इन अब्रॉड। हाँ, वो सारी चीजें जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट है। एम्बेसीज मतलब राजदूत, भारत राजनयिक, जो एक देश का, जब 2 विदेशी देशों में आपस में संबंध होते हैं ना, तो पहले तुमने अभी रामायण महाभारत गर्मी में यदि देखी हो, तो राजदूत जाता था समाचार सुनाने, है ना, कि बोले वो अयोध्या से राजदूत आया है, राम की शादी होती है तो दशरथ अयोध्या में उनके ससुराल से एक पत्र लेके जाता है ना। नहीं, राजदूत, नॉट मंत्री, इट्स राजदूत। हनुमान जी, अंगद साहब गए थे, वो राजदूत है, राजा द्वारा भेजा गया व्यक्ति जो 2 देशों के बीच में रिश्ते बनाने का काम करता है, वो एम्बेसी कहलाता है।
कहते हैं ना, अरे मूवियाँ आती हैं कितनी सारी, अपन विदेश जाते हैं तो बोले इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट कर लो, हाँ। बोलते हैं ना इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट कर लो। जैसे अपने इंदौर शहर में भी बहुत सारे राजदूत होने लगे। नहीं 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 नहीं, दिल्ली में, दिल्ली में रहेंगे, राजधानी में रहते हैं वो लोग, है ना। तो वो एम्बेसी या कंसल्टेंट जो विदेशों में जाके कंसल्टेंसी दे रहे हैं, या मिलिट्री सर्विसेज जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तुम लोगों को मालूम नहीं हो, दुनिया की सबसे ज्यादा आर्मी सर्विसेज देने वाले कंट्री में हम आते हैं। हम यानी भारतीय लोग सबसे ज्यादा दूसरे देशों में इंडियन आर्मी की सर्विसेज देते हैं। यूं समझो कि जापान में हम सबसे ज्यादा सर्विस देते हैं। वहां पर जापान आप जाकर देखोगे तो जो आर्मी मैन होंगे ना मैक्सिमम इंडियन होंगे, उसके बदले पेमेंट मिलता है अच्छा खासा, बट मैक्सिमम आर्मी सप्लाई हम देते हैं दूसरे देशों को। कमांडो ट्रेनिंग इजराइल से सीखते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जहां पर हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो सब कुछ क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है, बराबर है। आगे बढ़ सकता हूँ क्या? सर जो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते? हाँ, उन पर गवर्नमेंट का होता है, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये पहुंचाओगे तो फिर आपको वर्ल्ड वाइड प्रेशर आता है आप पर। जो दुनिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या WHO है, ये लोग फिर ऑब्जेक्शन लेते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट होते हैं, है ना। तुमने सीरियल्स भी देखे रामायण महाभारत, तो उसमें भी बोला गया कि राजदूत को सजा नहीं दी जा सकती चाहे वो कितनी बड़ी गलती कर दे। तो ये एक रूल होता है, ये एग्रीमेंट होता है। फिर भी पाकिस्तान हिंदुस्तान एम्बेसी को हमेशा तकलीफ देने की कोशिश करता रहता है। हम बड़े लोग हैं और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इसलिए हम छोरा समझ के उसकी गलतियां माफ कर देते हैं। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं ना, साफ करने में लगे, बोले छोरा गलत रास्ते पे चला जाए तो निपटा ही दो साले को। इसी औलाद का क्या मतलब जो अपने सिर दर्द बन जाए, हैं? बुढ़ापे में सहारा बनने की बजाय नालायकी पे जो उतर आए उसको निपटा देना ही अच्छा है ना। रोना है तो एक बार ही रो लेंगे, रोज रोज काहे का रोना। जब घर में पड़ा है सोना, फिर काहे का रोना, गेट बंद कर लो, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती। जैसे हमारी शिप्स, वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, कंसल्टेंसीज और एम्बेसीज फॉरेन कंट्री में यदि हैं तो वो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाता है। ऐसे ही विदेशों के यदि कुछ इसी तरह की चीजें हमारे यहाँ हैं तो वो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, बल्कि उस देश का इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा जिस देश के वो एम्बेसी, वेसल्स या फिर कंसल्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़े ना आगे। चलो, कुछ अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट की। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब, अच्छा एक चीज और है, जो वाटर टेरिटरी है, वाटर टेरिटरी है वो समुद्री जो रास्ता है वो हमारी फिजिकल बाउंड्री से जब हम पानी में घुसे तो 12 नॉटिकल माइल्स तक डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है समुद्र। मतलब ये आपका फिजिकल बाउंड्री खत्म हुआ और उसके बाद अब आप समुद्र में आ गए, सी वाटर में, है ना। तो यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है वो भारत का डोमेस्टिक एरिया माना जाता है ना। ठीक है, ये माइंस, अब यार ये मेजरमेंट का एक तरीका है, डिस्टेंस मेजरमेंट का, इसको गूगल पे सर्च कर लेना। माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, माइल्स भी नहीं, पाइल्स वाला माइल्स नहीं, माइल्स, जहाज के रास्ते नापे जाते हैं, है ना। नहीं 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 नहीं, उसमें सर्च करना नॉटिकल माइल्स का क्या मतलब है तो आ जाए, है ना। कहाँ चलोगे? बस थोड़ा सा और फिर खत्म है ना, हार्डली 10 मिनट। नॉर्मल रेसिडेंट का क्या मतलब है? तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो उसी देश का रहने वाला है, जिसका जन्म वहीं हुआ है, जो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं है।
आप जिस देश में बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो और आप पैसा कमाने के उद्देश्य से काम कर रहे हो, वही देश आपका क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और आप वहीं के क्या हो जाओगे, नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जो बाकी एक्ट में, बाकी कहीं भी परिभाषा दी गई है रेसिडेंट की, वो अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर आपको ये देखना है कि उसका सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है। यदि आपका सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में लाया करता है तो आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। कोई विदेशी आदमी भारत में आके रह रहा है और वो यहाँ बिजनेस कर रहा है, यहाँ से पैसा कमा रहा है, इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया में है, तो इंडिया के लिए वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। भारत में कमाने का, भारत में टैक्स देने का, तो आप क्या कहलाओगे, भारत नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। हाँ, कभी मजे लेने घूमने फिरने आए तो आप इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाओगे। बराबर। सिटीजनशिप और रेसिडेंस दो अलग अलग चीजें होती हैं। सिटीजनशिप में यानी आपको नागरिकता मिल गई उस देश की, जैसे एनआरसी और ये आ रहा था ना, एनआरसी एनसी है ना, ये अभी क्या बोलते हैं, एनआरसी और सीएए, ये भारतीय नागरिकता कानून अभी संशोधन किया ना, इसके बहुत हंगामे हुए इसके लिए देश में। तो ये जो है ये सिटीजनशिप देने वाला है कि हाँ आप भारतीय नागरिक हो। भारतीय नागरिक होना और निवासी होना दो अलग अलग चीजें हैं। निवासी मतलब रेसिडेंट और नागरिक मतलब सिटीजनशिप। जहां से आपको वोटिंग राइट मिलता है वो सिटीजनशिप है ना। और रेसिडेंट मतलब जहां आप बिजनेस कर सकते हो, कमाई धमाई कर सकते हो, ठीक है, रह सकते हो, नागरिक नहीं हो। पर हो गया आप, अब हम कोई भी वहां जमीन खरीद सकता है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी अब हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके। देखो, फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, फैक्टर सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आपने सर्विस दी उसके बदले जो भी आपको पेमेंट मिला वो क्या है, फैक्टर इनकम है। और ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या है, आपने कोई प्रोडक्शन का काम नहीं किया, वन साइडेड ट्रांसफर है, एक तरफा प्यार होता है ना, तो एक तरफा जब पैसा ट्रांसफर होता है, जैसे सुशांत के केस में रिया को ट्रांसफर होता था, है ना, कोई अदरवाइज नहीं लेना, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तो वो क्या कहलाया, बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी सर्विस के पैसे मिलते हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे जेब खर्च के लिए एक तरफा ट्रांसफर मारते हैं, है ना, पॉकेट मनी तुमको देते हैं, तो वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है तुम्हारे लिए, है ना। वहां पर आपने कोई सर्विस नहीं दी, सर्विस दी और फिर पैसे लिए तो फैक्टर इनकम है। बराबर है। आगे चलूं। अब दो तरह का ट्रांसफर इनकम होता है, एक होता है कैपिटल ट्रांसफर और दूसरा होता है करेंट ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, गुड्स और मतलब फिक्स्ड एसेट्स के लिए दिया जाता है। और करेंट ट्रांसफर मतलब जो नॉर्मल डे टू डे डेली रूटीन के लिए होता है। ठीक है। करंट ट्रांसफर का मतलब यूं समझ सकते हो कि आपको फ्री गिफ्ट मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता मिल गया, जो इलेक्शन से पहले कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि 5,000 रुपए हम हर अनएम्प्लॉयड पर्सन को देंगे। जब एमपी में चुनाव हुए थे 2017-18 में, जब भी हुए थे और कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उससे पहले राहुल गांधी जी ने क्या बोला था, या जब मोदी जी वाला चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम एक साल में 72,000 रुपए उस पर्सन को देंगे जो अनएम्प्लॉयड हो, है ना। हर साल 6,000 रुपए महीना हम उसको घर बैठे पैसा देंगे, मट्ठास बना देंगे, उसको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, साले की काम करने की आदत खत्म कर देंगे हम, है ना। घर पे बिठा के पैसा देंगे और हम उससे फिर बाद में खून चूसते रहेंगे। चलो, फिर ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापे में 60 साल की उम्र जिसकी हो जाती है उसको वृद्धा पेंशन मिलता है, बुढ़ों को, बुजुर्ग लोगों को। ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट यूनिलैटरल ट्रांसफर करती है, एक तरफा, है ना, वन साइडेड ट्रांसफर होता है, उसके बदले सरकार को कोई कुछ नहीं मिलता। स्टूडेंट को सरकार ने स्कॉलरशिप दे दी। ये सारी चीजें क्या है, करंट ट्रांसफर है, यूनिलैटरल वन साइडेड।
ठीक, निःशुल्क मिलता है, आप उसके बदले कोई वो नहीं देते हो। फिर कैपिटल ट्रांसफर मतलब गवर्नमेंट आपको टैक्स में रिलीफ दे 5-10 साल के लिए, आपको जमीन सस्ते में दे दे, तो वो क्या है, कैपिटल ट्रांसफर है। यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, कैपिटल ट्रांसफर है। करंट बेनिफिट है तो वो क्या है, कैपिटल ट्रांसफर है। क्लियर है, आगे चलें। सर वो जैसे कि सरकार ने वादा किया, तो सरकार युद्ध तो फिर वो वादे का क्या होगा? वादे की माँ की आंख, गया वादा। और यदि मैनिफेस्टो जो रिलीज करते हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, हमें पूछना चाहिए, जब 5 साल में इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन टाइम पर हमको पूछना चाहिए कि दादा तने ये घोषणा की थी, पूरी हुई क्या? यदि पूरी करी है तो वोट लेने आ, नहीं तो फिर चप्पल जूते से स्वागत होएगा। यदि इस तरह का काम शुरू कर दिया ना, जिस दिन से पब्लिक ने ये चमचागिरी की बजाय नेतागिरी, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जिस दिन से लोगों ने ये शुरू कर दिया कि तने मैनिफेस्टो में दिया था ना, पूरा किया क्या, तो वोट, नहीं तो ना, बहिष्कार कर दो इलेक्शन का। उस दिन से नेता वादा करना भी खत्म कर देंगे और सुधार भी होगा। नेताजी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सालाना आय होती है, प्रॉपर्टी होती 1,00,000-2 लाख, लेकिन जब वो 5 साल बाद रिटायरमेंट होता है उनका ना, तो अरबपति हो जाता है वो, और जनता वहीं की वहीं मरती रहती है। गलती किसकी है, पब्लिक की। क्यों? चमचागिरी करते हैं। चाटुकारिता खत्म कर दो, सवाल पूछना शुरू करो। जब आप यूनाइट होकर सवाल पूछोगे, एक होके, एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का साथ दो, कोई सी भी पार्टी हो, तो आपकी समस्याएं आदि यूं ही खत्म हो जाएंगी। आप चाहते हो मेरा कोई शोषण करे? सर अगर नेता ने काम नहीं किया तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? काम नहीं करते ना, पैसा रख लेते हैं काम करने की बजाय। काम करने के लिए अब ये अपन इसमें इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट और लेते हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हमने कल पढ़ा था, एक बार फास्टर रिकैप ले लेते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री से बाहर हो गए, फैक्ट्री से बाहर हो गए, अब उनमें कोई प्रोसेस नहीं होगा, है ना। ये परचेज भी हो सकते हैं और मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जिनमें अभी फर्दर रीसेल करने से पहले कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, तो वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स परचेज भी किए जा सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, ड्यूरेबल गुड्स जो ज्यादा दिनों तक टिकता है, जैसे ट्रक, एयरक्राफ्ट, घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, है ना, ये ड्यूरेबल है। पेरिसेबल मतलब पेरिसेबल यानी जो जल्दी खराब हो जाता है, कंज्यूमर गुड्स में आता है, टमाटर वगैरह, है ना। प्रोडक्शन बाउंड्री का क्या मतलब है, आपका फैक्ट्री गेट, जहां पर मशीनों पर काम होता है ना, जहां पर मशीनों पर काम होता है और जहां पर हम एक चीज को दूसरी चीज में बदल देते हैं, उसका शेप, साइज, नाम, यूज, है ना, सारी चीजें चेंज कर देते हैं, वो प्रोडक्शन बाउंड्री है। अब नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स ही नहीं आते, बल्कि स्टॉक शामिल किया जाता है, और स्टॉक रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड किसी का भी हो सकता है। ठीक है, बराबर। कल से अब हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, तो हम क्या, 1 सेकंड थोड़ा सा इसमें डिस्कस और कर लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है। कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या है, जो फाइनल एंड यूजर द्वारा कंज्यूम होगा डायरेक्टली, जैसे बटर, ब्रेड, मिल्क, शर्ट, पैंट, कोट, टेलीविजन, फर्नीचर, है ना, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं। इसमें ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस, 4 चीजें आती हैं। ड्यूरेबल मतलब जो ज्यादा टाइम तक चलेगा, एक बार ले लिया 4-5 साल चलेगा, जैसे अपना बोर्ड 10 साल से चल रहा है ना। उसके बाद सेमी ड्यूरेबल मतलब जो इतना ज्यादा तो नहीं चलेगा, फिर भी चलेगा, जैसे कोट है 2-3 साल से अपन पहन रहे हैं। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिसेबल, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गई, 2 दिन से ज्यादा रखो खराब हो जाती है ना। टमाटर है ना, जूस निकल जाएगा, बराबर है क्या। फूड ग्रेन्स हो गया। सर्विसेज, डॉक्टर, टेलीफोन, लॉयर, बैंक, है ना, ये जो सर्विसेज होती हैं ये सब कंज्यूमर गुड्स में आती हैं।
ठीक है। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये वाली चीजें, ठीक है। क्या कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में काम आता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, ये चीजें, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। जैसे ये कैलकुलेटर बनाना है, अब इसके लिए जो प्लांट लगाओगे, जो मशीन खरीदोगे, वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स। जैसे ये बोर्ड को मैं क्या कहूंगा? कैपिटल गुड्स। ये बोर्ड क्या है मेरे लिए? कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये सर्विस देने के लिए यूज हो रहा है। ये फर्नीचर जो मैंने रख रखा है, बेंच वगैरह, ये क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। क्यों? कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जनरेट करने के काम आता है ना। एग्जाम्पल ऐसा तो जो एकदम समझ में आ जाए बच्चे के, हाँ सर समझ गए हम, यहीं से लूटते हो, मतलब लूट लो जिससे, वो कैपिटल गुड्स, बराबर है, ठीक है। खत्म करें आज का लेक्चर। अब हमें पढ़ना है नेशनल इनकम का मेजरमेंट। चलो, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, मैसेज कर देना। 2 चीजें और हैं यार, चलो अब ये बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, आपने इतना समय दिया, इतना पेशेंस से सुना, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ मुझे भी तो रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना। चलो खत्म करो।